Hello students, welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and Sri Science Academy. स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लासेस में बायोएनर्जेटिक्स और आपका जो बायोकेमिस्ट्री है उसके कई पार्ट के हम लोगों ने थ्योरीज पढ़ लिया था। अगर आप लोग मैं एक बार रिमाइंडर दे दूं तो हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया है। एसिड बेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, याद करिए। उसमें एसिड की बेसिसिटी क्या होती है, बेस की एसिडिटी क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सब हो चुके हैं। इक्विवेलेंट मास, मास, मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी बात हम डिस्कस आपसे कर चुके हैं। ऐसे ही मोल कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे हम लोगों ने पूरा का पूरा यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया है कि फ्री एनर्जी क्या हो, एक्सचेंज क्या होता है, फ्री एनर्जी क्या होती है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी क्या होती है, इंथैल्पी क्या है, एंट्रोपी क्या है, सब हम लोग डिस्कस करके डिटेल में कर चुके हैं। इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को हम लोग को देखना थोड़ा सा बाकी है। इनफैक्ट हम न्यूमेरिकली इनके कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं, इस पर न्यूमेरिकल थोड़ा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो आज हम एक एक करके हम जितने भी टॉपिक्स अपने हैं जिसकी हम थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ, उस पर हम न्यूमेरिकल्स हम एक एक करके देखेंगे। तो याद करिए, हम लोगों ने तमाम जो बातें पढ़ी हैं उनको जरा सा आप लोग, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं बात अगर आपको इनकेस अगर बातें थोड़ी सी अगर भूल नहीं है तो आप लोग अपनी वीडियोस को ओपन करके आप पास ही हैं उनको आप जरा रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल ग्राउंड हमारा स्ट्रांग रहेगा तभी न्यूमेरिकल हम ढंग से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो चलिए हम आज से शुरुआत कर रहे हैं अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं, न्यूमेरिकल थोड़ा कराया भी था उस समय थ्योरी पढ़ाते समय, फिर भी अलग से हम इसका एक अलग से उसका एक हम सेक्शन ले रहे हैं जहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे। थ्योरी तो हो चुकी है, थ्योरी पढ़ते समय हमने न्यूमेरिकल्स भी आपके सॉल्व कराए थे, आपको अगर याद हो तो। आई होप कि आपका ढंग से वो सब बातें आपको याद होंगी, लेकिन अब अलग से इस सेक्शन हम लोग न्यूमेरिकल से डील करेंगे। तो आज हम इसका पहला सेशन ले रहे हैं जिसमें हम खाली न्यूमेरिकल डील करेंगे, और ये अपना टॉपिक रहेगा न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पे कैसे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, कैसे सॉल्व आप करेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट। न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट। अब इसके लिए क्या जरूरी है कि आपका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और आई होप कि आपका ये क्लियर होगा, क्योंकि हमने बहुत ढंग से इसको डिस्कस किया था। तो उसमें आपको एक ही बात याद रखनी है, ढेर सारी बातों में से एक बस बात याद रखिए। अगर कोई एटम है, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई एटम है, फॉर एटम अगर हम बात करें, अगर फॉर एनी एटम कोई भी हो, एनी एटम, 1 मोल इक्वल टू कितना होता है, 1 मोल इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिए कितना। हमने कहा था एक बार नंबर में बात करिएगा और एक बार मास इन ग्राम में बात करिएगा। तो पहले नंबर में बात करते कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 ये। लेकिन ये कभी कभी क्वेश्चंस में एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू लिखी हुई है, असल में जो है ये एवोगैड्रो नंबर है, ये है एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर है, और इसको हम लोग शार्ट में से कैपिटल एन और ए से भी लिखते हैं, एन ए से। लेकिन देखिएगा आप लोगों के सीएसआईआर में या डीबीटी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें इसकी वैल्यू अलग से लिखी हुई है। तो जो क्वेश्चन में जो वैल्यू लिखी हुई है आप उसी को मानिएगा। जैसे देखिएगा एक 2015 में भी क्वेश्चन है और भी जगह पे क्वेश्चन है, उसमें देखिएगा उसमें क्या है, एन ए की वैल्यू लिखा हुआ है वहां पे 6 इंटू 10⁻23। तो अगर क्वेश्चन में वैल्यू दी है इसकी, एन ये कैपिटल ए रहेगा, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में जो दी रहेगी आप उसी वैल्यू को यूज करेंगे। हालांकि इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू यही होती है 6.022 10⁻23 होती है, लेकिन अगर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी गई है तो जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है वही आप यूज करेंगे। अब वहां पे ये मत याद रखिए कि आप कि सर ने तो ये पढ़ाया था, बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है यही होती है वैल्यू, सही भी है, बट क्वेश्चन में अगर ये वैल्यू लिखा हुआ है तो आप इसी वैल्यू को यूज करेंगे। और आप देखेंगे मैक्सिमम ईयर में आप देखेंगे ये वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है।
नहीं वैल्यू दी रहेगी तब तो आप यही वैल्यू यूज करिएगा, लेकिन क्वेश्चन वैल्यू दी गई है तो जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है वही वैल्यू आप यूज करेंगे, और मैक्सिमम ईयर्स में ये वैल्यू यही लिखी गई है, आप देखिए पेपर उठाकर अपना, ठीक है ना। तो इसलिए किया गया है ताकि ये इजी हो जाए भाई, 0.022 करेंगे तो सॉल्व करना थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो आप जानते हैं आपके एग्जाम में आपके इंटेलिजेंस का टेस्ट करना होता है, टाइम नहीं बर्बाद करना होता है, तो आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट यहाँ से हो ही जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसकी वैल्यू होती तो यही है, लेकिन मैं फिर रिपीट करूं, अगर क्वेश्चन में इसकी वैल्यू लिखी है तो जो वैल्यू लिखी है वही मानिएगा, क्वेश्चन में अगर वैल्यू नहीं दी गई है तब आप ये वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक बात ये ध्यान देना है, मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे दर्जन या डजन का मतलब हमेशा 12 ही होता है ना, चाहे छोटा सा पेन हो तो पेन 1 डजन पेन मतलब 12 पेन, या 1 डजन ट्री का मतलब हो जाए 12 ट्री, 1 डजन एंट का मतलब भी 12 एंट्स ओनली, और 1 डजन एलिफेंट का मतलब भी 12 एलिफेंट्स। मतलब कि क्या है, चाहे कोई चीज बड़ी छोटी सी हो, चाहे कोई बहुत बड़ी हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे गैस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 1 मोल का मतलब भी हमेशा यही होगा। जिस तरह से 1 डजन का मतलब हमेशा 12 होता है, उसी तरह से 1 मोल का मतलब भी हमेशा यही रहेगा। चाहे हमने यहाँ पे लिखा है फॉर एनी एटम, उसके लिए यही वैल्यू होगी 1 मोल का मतलब। अगर मैं यही हटा के लिख दूं फॉर एनी मॉलिक्यूल, तब भी आपका नंबर यही रहेगा। अगर ये फॉर एनी कंपाउंड लिख दिया है तब भी आपकी वैल्यू यही रहेगी, फॉर एनी आयन लिख दिया है तब भी आपकी वैल्यू यही रहेगी। मतलब यहाँ जो करना हो कर लीजिए, ये नंबर नहीं बदलने वाला है। तो एकदम बिल्कुल वही आप एनोलॉजी याद रखिएगा आप लोग, जिस प्रकार से दर्जन का मतलब बस 12 होता है, चाहे कोई छोटी चीज हो चाहे कोई बड़ी चीज हो, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसी प्रकार से एक मोल का मतलब हमेशा यही नंबर रहेगा, चाहे एटम लिखा जाए चाहे मॉलिक्यूल लिखा जाए। आपके स्पेशली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में याद रखिएगा, डीएनए पे इस पर न्यूमेरिकल पूछा गया है ना, मोल कॉन्सेप्ट पर। अब ये मैं करके दिखाएंगे भी आपको। तो डीएनए क्या आप जानते हैं, आपका मॉलिक्यूल है, कंपाउंड ही तो है, वो भी आप जानते हैं मॉलिक्यूल है वो। तो कुछ भी आ जाए, एटम आ जाए, मॉलिक्यूल आए, आयन आए, सब्सटेंस आए, कुछ भी आए, 1 मोल का मतलब हमेशा यही नंबर आपको याद होना चाहिए। लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूं कि अगर क्वेश्चन में कोई अगर इसकी वैल्यू दी गई है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो वैल्यू गिवन है वही वैल्यू आप यूज करेंगे, ना कि इस वैल्यू को यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ ईयर्स में, मैक्सिमम ईयर में आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू यही लिखी हुई है, तो आप यही वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से नंबर के फॉर्म हमेशा इसकी वैल्यू वही होती है। अच्छा दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात होती है यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ मास इन ग्राम। तो आपने कहा अगर नंबर की बात होगी तो आप ये लिखेंगे, लेकिन कहा जाए इन द फॉर्म ऑफ मास इन ग्राम, तो अगर हम इन द फॉर्म ऑफ मास इन ग्राम लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ मास इन ग्राम, तब ये कितना हो जाएगा आप जानते हैं, बताया गया था आपको क्या होता है। अगर एटम हुआ तो, अगर मान लीजिए अगर एटम है तो एटम के लिए कितना हो जाएगा, मास इन ग्राम इक्वल टू एटॉमिक मास ना, याद करिए बताया गया था, इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एटम। और मॉलिक्यूल के लिए कितना हो जाएगा ये भी बताया गया था आपको, इसके लिए कितना हो जाएगा, मास इन ग्राम, हर बार मास इन ग्राम रहेगा, मास इन ग्राम। लेकिन देखिए एटम के लिए कितना हो जाएगा, इक्वल टू एटॉमिक मास हो जाएगा, लेकिन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, ग्राम इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। तो बस 2 पॉइंट खाली दिमाग में रखिए, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं फंसेगा, नहीं गलत होगा। क्या कि मोल क्या है, तो आपको बताया था मोल के हमने कई कॉन्सेप्ट बताए थे, उसमें खाली 2 को आपको याद रखना है। एक मोल क्या है, नंबर है, और एक मोल क्या है, मास इन ग्राम है। नंबर क्या है, हमेशा इतना रहेगा, एक कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे आपके एग्जाम्पल में कोई एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, आयन हो, कुछ भी हो, डीएनए हो, आरएनए हो, प्रोटीन हो, कुछ भी रख दिया जाए। लेकिन जब कहेंगे कि इन द फॉर्म ऑफ मास इन ग्राम, तब में बदलेगा। कैसे बदलेगा, याद रखिए मैंने इसको बता दिया आपको, जब मास इन ग्राम कहेगा तब ये बदलेगा। कैसे बदलेगा कि अगर एटम की बात होगी, याद रखिएगा, तब मास इन ग्राम इक्वल टू एटॉमिक मास के बराबर ग्राम में मास लिया जाएगा,
और अगर वो मॉलिक्यूल होगा, कोई कंपाउंड होगा, तब क्या करेंगे, तब इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। ठीक है ना। तो इतनी सी बात खाली आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद से देखिए, जब भी कोई न्यूमेरिकल आपके सामने आता है तो क्या करना चाहिए, दो बात आप दिमाग में होना चाहिए। पहली बात क्या, मान लीजिए हम कहें कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक बेसिक, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए कि जैसे ही क्वेश्चन में पूछे कि ये चीज हमसे पूछी जा रही है, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो हमसे पूछा जा रहा है उसको फाइंड करने के लिए क्या कोई कॉन्सेप्ट या कोई फार्मूला हमारे पास है। तो पहले आप उस फार्मूले को वहां पर नोट डाउन कर लीजिए। पहले आप क्या करिए, बहुत कूल होके, बहुत काम होकर के आप क्या, सिंपली क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को पढ़िए। न्यूमेरिकल में जो डाटा दिया हो उसको ढंग से पढ़िए। उसके बाद से फाइनली देखिए क्या पूछा गया है। जो पूछा गया है उसको आप ध्यान दीजिए कि आपने जो थ्योरीज पढ़ी हैं, जो आपने न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, तो जो आपके न्यूमेरिकल में पूछा गया है उसको आंसर करने के लिए क्या आपके पास कोई फार्मूला है, क्या कोई आपके पास कोई कॉन्सेप्ट है, जो है उसको आप वहां पे लिख लीजिए। उसके बाद से आप अपने क्वेश्चन को पढ़िए, देखो आपको डाटा मिलेगा। तो जो गिवन है, जो डाटा दिया गया, उस डाटा को नोट कर लीजिए। ठीक, अब दो चीज आपके पास हो गया, यानी हमें कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। यानी हमारी यहाँ पर जो एक कॉन्सेप्ट क्या है, तो पहले आप क्या करेंगे कि क्या करना है कि हमको लिख लेना है, राइट द फार्मूला, राइट द फार्मूला, फार्मूला involved in finding the asked, जो आपसे पूछा गया है, asked entity, जो भी एंटिटी आपसे पूछी गई है कि ये चीज निकालिए, ये चीज फाइंड करिए, जैसे नंबर ऑफ मोल फाइंड करिए, या इक्विवेलेंट मास फाइंड करिए, या मॉलिक्यूलर मास फाइंड करिए, या पीएच फाइंड करिए, या वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट कांस्टेंट फाइंड करिए, या वैल्यू ऑफ चेंज इन फ्री एनर्जी फाइंड करिए। जो भी पूछा जाता है उसके लिए, जो भी आपकी आस्क जो पूछी गई एंटिटी है, उसके लिए जो भी आप फार्मूला जानते हैं उसको लिख लीजिए। पहला काम तो यही कर लीजिए। ठीक, दूसरा काम क्या करेंगे कि अब जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उसमें काम डाटा लिखा रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी न्यूमेरिकल में, किसी भी क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसको सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायर्ड डाटा है वो गिवन रहता है। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, जो भी आपसे बात पूछी गई है, जैसे मान लिया पूछा गया कि फ्री एनर्जी चेंज कितना होगा, या उस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा, या इस डाइल्यूट एसिड की पीएच वैल्यू कितनी होगी, या पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, या इतने अमाउंट ऑफ डीएनए में नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, कुछ भी मतलब पूछा जाता है। तो जो कुछ भी पूछा जाता है उसको सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड डाटा उसमें गिवन रहेगा, जरूर दिया रहेगा, ये ध्यान देना आपको। तो अगला काम क्या करना है, जो गिवन डाटा है वो लिख लेना है, गिवन डेटा आपको लिख लेना है। अब आप क्या करेंगे कि अपने इस गिवन डेटा को देखिए और आपका जो फार्मूला है उसको देखिए। अब देखिए उसमें क्या दिखाई पड़ेगा कि फार्मूला में जितनी भी क्वांटिटीज हैं उसमें आप देखेंगे कि उसमें से सिर्फ एक को छोड़ के सारी क्वांटिटी आपके डाटा में, आपके गिवन डेटा में रहेगी, सिर्फ एक नहीं रहेगी। और वही जो नहीं रहेगी वही आपको फाइंड करना होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम कहें आपसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे हमने इसको पढ़ा है, डेल जी नॉट इक्वल टू क्या होता है, -2.303 और आर टी लॉग, फिर क्या था यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये था हम लोग का ना, ये हम लोग का था। अब मानिए कह दिया जाए कि किसी रिएक्शन का नाम ले लिया जाए, XYZ कोई रिएक्शन हो, वो आपके ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो जो रिएक्शन दी गई हैं वो सब रिएक्शन जो होंगी आपके मेटाबॉलिक पाथवे से ली गई हैं। जैसे मान लीजिए आपने वहां पे EMP पाथवे देख लिया, वहां की कोई रिएक्शन हो सकती है, या क्रेब साइकिल की रिएक्शन हो सकती है। मतलब जो आप मेटाबॉलिक पाथवे जो पढ़ेंगे उसी में से कोई ना कोई स्टेप वहां पर होगा। और अधिकांश क्वेश्चन में तो उसको कैटलाइज करने वाले एंजाइम तक का नाम लिखा है, हालांकि उस एंजाइम के नाम से हमारा इस न्यूमेरिकल से कोई लेना देना नहीं है। तो उसको लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि एंजाइम का नाम लिख दिया है तो क्या करें उसके लिए, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। सिंपल सी बात याद रखिए, वहां पर रिएक्शन हमारा मतलब है।
उसमें क्या है, मान लीजिए कि वहां पे मोलर कंसंट्रेशन आप रिएक्टेंट दिया हुआ है, मोलर कंसंट्रेशन आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, और रिएक्शन का टेम्परेचर दिया हुआ है, ये गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द डेल जी नॉट वैल्यू ऑफ द गिवन रिएक्शन। तो डेल जी नॉट वैल्यू ऑफ गिवन रिएक्शन अगर पूछा है तो हमारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि क्या डेल जी नॉट के लिए कोई फार्मूला हम जानते हैं। तो तुरंत आप देखो भाई, अगर आपके पास फार्मूला ही नहीं रहेगा तो फिर आप वहां पे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है। और फिर देखिए भाई, आपके बायोकेमिस्ट्री में कोई ढेर सारा, ना तो कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कोई बहुत ढेर सारे फार्मूले हैं, बहुत ढेर सारा तो है नहीं, कुछ ही है, 4-6 फार्मूले हैं केवल मिला करके। तो जितने हैं उतने ही खाली आप याद रखिए जरूर। तो डेल जी नॉट अगर आपसे पूछा गया है तो डेल जी, अच्छा देखिए एक और बात बताया था मैंने आपको, डेल जी नॉट के हमने एप्लीकेशंस आपको बताए थे कि डेल जी अथवा डेल जी नॉट के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। तो क्या पता मान लो यहाँ डेल जी नॉट या डेल जी की वैल्यू ना पूछ कर, देखिए दोनों अलग, मैं आपको सारी बात बता चुका हूँ। डेल जी नॉट अलग चीज है और डेल जी आपकी अलग बात है, सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, तो उस पर दोबारा बात अभी नहीं करेंगे, बाद में कभी रिविजन करा देंगे। तो जो भी पूछा गया है, हो सकता है डायरेक्ट ना पूछ करके इसका एप्लीकेशन पूछ लिया गया हो। जैसे मान हम कह रहे हैं कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन पूछ लिया गया हो, या नेचर ऑफ रिएक्शन पूछ लिया गया हो कि रिएक्शन वो एंडरगोनिक है कि एक्सरगोनिक रिएक्शन वहां पर है, ध्यान दीजिएगा। तो उस कंडीशन में चाहे आपको फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन निकालनी हो, चाहे नेचर ऑफ रिएक्शन पता करना हो कि वो एंडरगोनिक है कि एक्सरगोनिक रिएक्शन है पता करना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, याद करिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको डेल जी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो उस कंडीशन में आया कि मैंने आपको बताया था वहां पे कि अगर डेल जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो रिएक्शन आपकी फिजिबल होगी, डेल जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है रिएक्शन आपकी इनफिजिबल होगी या नॉन फिजिबल होगी, और डेल जी का नेगेटिव मतलब क्या होता है, रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में होगी। तो हो सकता है कि डेल जी ना पूछ करके नेचर ऑफ रिएक्शन पूछ लिया गया हो। जैसे मान ली कहा दिया गया कि वो जो रिएक्शन दी गई है वो एंडरगोनिक होगी एक्सरगोनिक होगी, तो एंडरगोनिक अथवा एक्सरगोनिक होने के लिए डेल जी नॉट की वैल्यू को फाइंड करनी पड़ेगी। तो दो बातें ध्यान देना है, हो सकता है डायरेक्ट आपसे कोई एंटिटी पूछ ली गई हो, या हो सकता है थोड़ा सा और अंदर जाकर के इसका एप्लीकेशन पूछ लिया गया हो। मान लीजिए कि टेल वेदर द रिएक्शन विल बी एंडरगोनिक और एक्सरगोनिक, तो क्या करना है, किसी रिएक्शन को मेंशन कर दिया जाएगा। याद रखिए वो रिएक्शन आपके केमिस्ट्रिक रिएक्शन नहीं होगी, वो सिंपली आपके मेटाबॉलिक पाथवे की कोई न कोई रिएक्शन रहती है, उस रिएक्शन से आप ऑलरेडी परिचित रहते हैं, ठीक है ना, वो सब लिखा रहता है सिंपली। उनमें क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम या तो कांस्टेंट की वैल्यू डायरेक्ट लिखी गई होगी, और नहीं लिखी तो मैंने बताया था आपको वहां क्या दिया रहेगा, उसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट आपका दिया गया होगा, रिएक्शन का टेम्परेचर भी दिया गया होगा, ये टी की वैल्यू दी गई होगी, ठीक है, सब दिया गया है। अब हो सकता है डायरेक्ट आपसे डेल जी नॉट की वैल्यू पूछ ले, तब तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो सिंपली आप देख रहे हैं कि हमारे पास फार्मूला है, तब तुरंत आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि डेल जी नॉट का कौन सा फार्मूला हम जानते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो आस्क जो एंटिटी है, मतलब हमारे एग्जांपल में जो डेल जी नॉट की वैल्यू पूछी गई है, इसका तुरंत हमको यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमको फार्मूला याद रखना चाहिए और उसको लिख लेना चाहिए। अच्छा मान लीजिए डेल जी नॉट की वैल्यू डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, पूछा गया है कि टेल या डिस्क्राइब वेदर द रिएक्शन विल बी एक्सरगोनिक और एंडरगोनिक, रिएक्शन कैसी होगी। तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आपको और गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा कि एंडरगोनिक और एक्सरगोनिक के बारे में कौन इंफॉर्मेशन देता है। तो हम सोचेंगे तुरंत आपको याद आएगा यार वो तो वैल्यू कितनी डेल जी नॉट की वैल्यू ही है, उससे पता चलता है रिएक्शन के बारे में। तो फिर तब थोड़ा सा आपको इनडायरेक्ट तरीके से डेल जी नॉट के बारे में पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपका मानिए 1-8% और एक्स्ट्रा वहां पे टाइम टेकिंग हो जाता है। मतलब पहले हमसे डेल जी नॉट पूछे नहीं गया, हमसे इसके एप्लीकेशन क्वेश्चन पूछ लिया, तो थोड़ा सा हमको 10 सेकंड सोचना पड़ेगा और क्या। और अगर आपने पहले से क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया है तो उसमें आपको वो भी टाइम नहीं लगने वाला है। मतलब याद रखिए, आप इसको प्रैक्टिस करके खुद आप देख पाएंगे कि हम किसी क्वेश्चन के फाइनल पॉइंट पे पहुंचने में हम कितना टाइम लगाते हैं, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने एग्जाम हॉल में जाने के पहले कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्या उसमें कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स भी हमने सीखे हैं। तो जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, उतना ही हम जल्दी से कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, उतना ही जल्दी से हम सिलेक्शन ऑफ फार्मूला करेंगे, उतना ही जल्दी हम यहाँ पर अपने डेटा को फाइंड करेंगे, और उतना ही ज्यादा जल्दी से हम वैल्यू पुट करके और जो भी करना होगा डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो करना होगा करके अपना आंसर निकाल लेंगे।
ठीक है ना। अब आप चाहेंगे नहीं हमने कभी कोई क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस नहीं करी है, कभी न्यूमेरिकल हमने किया ही नहीं, हमने कभी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब हमने किया ही नहीं, अब वहां बड़ी कठिन लगे न्यूमेरिकल पढ़ने तो फिर नहीं आएगा भाई, सिंपल सी बात है। तो याद रखिए आप लोग, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है और आपको इससे भागना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और मैंने आपको बार बार बताया है कि इसका लेवल कुछ नहीं होता है, प्राइमरी क्लास की मैथ लगती है, थोड़ा सा मात्र एक लॉग ऐसी चीज है, एलओजी लॉग, जो आप जानते हैं थोड़े से हाई स्कूल में जाकर पढ़ते हैं, बाकी सारी बातें सब आपने प्राइमरी क्लास में पढ़ी है। तो मन लगाइए और मन बनाइए कि हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। सारे न्यूमेरिकल्स आपके बड़े इजी होते हैं, उसमें जो डाटा दिया गया होता है सब ऐसा होता है आसानी से कट जाता है। अभी हमने एग्जाम्पल दिखाया ना आपको कि जो ये जो Na की वैल्यू है, जो एल्गोरिथम की वैल्यू क्या है, वो 6.022 होती है। आपके एग्जाम में कितना दिया है, डायरेक्ट 6 लिखा हुआ है। ऐसा क्यों किया गया है, इसीलिए किया गया है कि आपका जो भी उसमें जो आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करना शुरू करें तो फट से आपकी क्वांटिटीज कट जाएं, आपका जल्दी से मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका पूरा हो जाए, आंसर आपका आ जाए, ठीक है ना। तो चीजें बड़ी इजी होती है, बस आपको मन लगाना है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि मान लीजिए इसकी वैल्यू निकालनी है, तो उसमें क्या करना है आपको कि अब इसमें क्या देखिए, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसमें सब कुछ दिया रहेगा। आर आप जानते हैं कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपका 8.314 होता है, आपको याद होना चाहिए, या क्वेश्चन में दिया ही रहता है, नहीं दिया है तो आपको याद होना चाहिए वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू याद करनी पड़ती है, याद कर लीजिए इसको। टी आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक। अब उसमें क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई होगी, मतलब सारी वैल्यू दी रही होंगी एक्सेप्ट दिस डेल जी नॉट। क्या करना है, अब वैल्यू पुट करके इसी को सॉल्व कर लेना है। लॉग आपको आगे हम सिखा देंगे, सॉल्व हमारा हो जाएगा। तो हमने एग्जाम्पल खाली दिया है आपको, हमने एग्जाम्पल खाली दिया है। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही न्यूमेरिकल मिले बिल्कुल कूल माइंड होकर के, देखिए बायो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होता है न्यूमेरिकल देख करके, नहीं होना है। अभी से अगर आप लग जाएंगे न्यूमेरिकल के साथ तो आपका इतना अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा कि अल्टीमेटली आप भी हमारी तरह कहेंगे कि बायोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स जो CSIR के हैं उनका में कोई दम नहीं होता है। जितना हम टाइम लगाते हैं अपने थ्योरेटिकल टॉपिक को पढ़ने में, उससे कम टाइम में न्यूमेरिकल हमारा तैयार हो जाता है, ठीक है ना। बस मन तो लगाने की जरूरत है। तो मैंने कहा सबसे पहले क्या करेंगे आप कि जो पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, उसको पढ़ने के साथ क्या करेंगे, जो भी पूछा गया है उसके लिए याद करिए कि आपको फार्मूला कौन सा फार्मूला लगता है, तो फार्मूला नोट डाउन आप कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते समय जो डाटा आएगा वो डाटा नोट कर लीजिए। उसके बाद करना क्या होगा, अब देखिए उसमें कि फार्मूला में क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी एंटिटी, कौन कौन सी क्वांटिटीज चाहिए होंगी सॉल्व करने के लिए, और क्या क्या डाटा गिवन है, बस उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। अब पुट करने के बाद करना क्या होता है, हिंदी में कहते हैं गुणा भाग जोड़ घटा, ये सब करो, क्या करना है ये कर डालिए, आंसर आपको मिल जाता है, ठीक ना। तो यही सारी बातें हैं। तो बस मैंने आपसे यही कहा कि फार्मूला पता होना चाहिए, जो क्वांटिटीज है उनको अलग से नोट कर लेना चाहिए, उसका उस क्वांटिटीज को वैल्यूज को उसमें पुट कर देना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा पहले से प्रैक्टिस रहेगा हमको, डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, हमारा काम हो जाता है, ठीक है ना। इतनी सी बात आप करिए, इसके बाद मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं अपने आज के टॉपिक पर। वो टॉपिक हमारा क्या था, मोल कॉन्सेप्ट पर हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, है ना। हम दिखाते हैं आपको करके, हमको सारी बातें पता है पहले से ही। मान लीजिए हम आपसे कह दिए क्वेश्चन पूछें आपसे, हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बिल्कुल उसके सीधे बात आपसे हम एक क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है CSIR वहां पर हम चलते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है, मैं आप पूछूं अगर कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन, हम आपसे कह दें 60 एटम्स ऑफ सोडियम। क्वेश्चन हमारा है बड़ा सिंपल सा, ये क्वेश्चन CSIR का नहीं है, मैं खाली उससे एनोलॉजी दिखाने के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं। इसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे अपने CSIR का है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 60 एटम्स ऑफ सोडियम, और गिवन है Na इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23। ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, यानी एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्वेश्चन में ये लिखी हुई है मान लीजिए, ठीक है ना। और नहीं लिखी तो हम क्या करेंगे,
तब तो हम 6.022 × 10³ हम यूज करते ही करते हैं, वो तो हम कर ही लेंगे। तो अब देखिए इसमें आपको एक ही बात याद करना था ना, हमने क्या बताया था आपको कि अगर नंबर दिया है, ठीक है ना, नंबर दिया है, इसका मतलब क्या होता है कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का मतलब होता है 1 मोल ऑफ एटम। ये बात मत भूलिए, इस सभी पे अप्लाई हो जाएगी। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम को हम कहते हैं 1 मोल ऑफ एटम, और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम कहते हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल चाहे छोटा सा आपका वाटर मॉलिक्यूल हो, चाहे बड़ा सा आपका डीएनए मॉलिक्यूल हो, ठीक है ना। तो इतनी सी बात याद रखना है कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम को हम कहते हैं 1 मोल ऑफ एटम, एंड एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। और नंबर कितनी है हमारे क्वेश्चन में, इतनी है, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ, हम क्या कर देखिए, अब देखिए इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, बहुत इजी है। हम जो जानते हैं वो बात हम पहले लिखेंगे, ध्यान दीजिए, मोल कॉन्सेप्ट से जो हम बात जानते हैं वही हम पहले लिखेंगे। और हम जानते क्या है भाई, हम यही जानते हैं कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सोडियम एटम। यानी हम लिख सकते हैं चाहे तो, हालांकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कौन आपको सब्जेक्ट एग्जाम देना है, हम क्या लिख सकते हैं, क्या कि हमारे क्वेश्चन दिया ये, यानी कि 6 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम इक्वल टू 1 मोल। ये बात हम जानते हैं ना। इसके लिए हमको किसी डाटा की कोई जरूरत नहीं है, यही तो मोल कॉन्सेप्ट की पहली लाइन ही है भाई, कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम का मतलब होता है 1 मोल ऑफ एटम, और एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब होता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, यही ना। तो हम ये बात पहले से जान, यही हमारा मूल कॉन्सेप्ट है। अब हमसे पूछा कितना गया है, हमसे पूछा गया है कितना, 60 एटम पूछा गया है, यानी इतने एटम का मतलब होता है 1 मोल। तब जो क्वेश्चन में दिया गया उसकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा, देयरफॉर कितना, देयरफॉर क्या, 60 एटम्स ऑफ सोडियम मतलब कितना हो जाएगा, हमने बताया था आपको, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दिया था, याद रखिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको आपस में और इससे डिवाइड कर दीजिए, हमारा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 × 1, ये देखिए 1 है, और अपान कितना हो जाएगा, ये वाला 6 × 10⁻23, यही है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि आपका जो ऑप्शन लिखा रहता है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा रहता है, यानी अब इसको अभी आपको आंसर में नहीं मिलेगा, इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है वही आपको आंसर मिलेगा, यानी इसको सॉल्व करने भाई हमको आना चाहिए, ठीक है ना। क्या मैंने कहा कि पहले मोल कॉन्सेप्ट में हम जो बात जानते हैं वही बात यहाँ पे लिख दीजिए, उसके बाद से जो क्वेश्चन पूछा गया है उनको लिख दीजिए यहाँ पे, यानी हम इतने एटम का मतलब 1 मोल होता है हम पहले से जानते हैं, ये हमारा मोल कॉन्सेप्ट है कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ कोई एटम, एनी एटम इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ एटम, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। तो अब जो क्वेश्चन पूछा गया है वो 60 पूछा गया है कि 2000 पूछा गया है कि 10⁵, जो मन करे पूछ ले भाई, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो हाँ जो पूछेंगे वही हम यहाँ पे लिख देंगे, और इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे इस वाले से। तो सॉल्व अगर कर लिया जाए तो हम कैसे सॉल्व कर देंगे, ऐसा ये 6 है और 60 कैसे कट जाएगा ना, आप जानते हैं 6 10 या 60 हो गया 10, यानी ऊपर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 10 अपान नीचे क्या है 10⁻23, यही होगा ना। अब आप जानते हैं 10 का मतलब 10⁻1 होता है ना, 10⁻1 होता है। तब थोड़ा सा इसको हम और करना चाहें तो क्या हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, देखिए ऐसा, इसका मतलब है 10⁻1, और ध्यान दीजिएगा जब ऊपर से जाएगा, ऊपर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो नीचे अगर मान ली पावर अगर प्लस में है तो ऊपर जाके माइनस, सबको मालूम है ना। तो हमारा 10⁻1 हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा हमारा 10⁻ कितना हो जाएगा, -23, ये हो जाएगा ना। अब देखिए क्या है, यहाँ क्या मिलेगा हमको, ये बात हमको याद रखना है कि पावर ऊपर जाकर के अपनी साइन को बदल देती है, यानी नीचे अगर मान ली प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस समझिएगा, तो जाकर ऊपर क्या हो जाएगा माइनस जाएगा, हमारा हो जाएगा 10⁻-23 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 की पावर +1 है और यहाँ पर कितना है -23, कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 10⁻-22, यही हमारा आंसर है, यही हमारा मोल हो गया, ठीक ना। तो प्रॉब्लम यही आती है कि जब ये वैल्यू आप पुट कर देंगे तो पुट करने के बाद ये हमारे ऑप्शन में नहीं मिलने वाला है, हमारे ऑप्शन में सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगा, और सिंप्लीफाइड फॉर्म आप जानते हैं कैसे मिलेगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा।
अब इसी में से आप देखेंगे ABCD में से कोई आपका ऑप्शन होगा वहां पर, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद में एग्जैक्टली आपके जहां तक मुझे याद आ रहा है 2015 का शायद वो न्यूमेरिकल है, मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए आप अपने बुक में ढूंढ लीजिएगा, आप वहीं का है शायद उसमें दिया गया है, उसमें दिखाया है कि बैक्टीरियल जीनोम हैज 1 DNA, देखिए ऐसे लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, लिखने का टाइम नहीं है, आप अपने बुक ढूंढ लीजिएगा, शायद 2015 का क्वेश्चन है, आप और आगे करा देंगे। लिखा है बैक्टीरियल जीनोम हैज 1 DNA which contains 10 to the power 9 बेस पेयर, ये सब क्वेश्चन लिखा हुआ है, 10 to the power 9 बेस पेयर, ये सब लिखा है क्वेश्चन में कि बैक्टीरियल जीनोम हैज 1 DNA, 1 सर्कुलर DNA which contains 10 to the power 9 बेस पेयर, ठीक। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल जीनोम, मैंने क्या पढ़ा, मैंने कहा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक सर्कुलर यानी बैक्टीरियल जीनोम में एक सर्कुलर DNA होता है जिसमें 10 to the power -9 बेस पेयर होते हैं। तब पूछ रहा है कि बैक्टीरियल जीनोम में कितने मोल्स, यानी हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल जीनोम। फाइनली क्या लिखा है, हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल जीनोम। अब पूरा क्वेश्चन हम नहीं लिखने, टाइम लग जाएगा इसमें, आप लोगों को इसका PDF भेज दिया जाएगा, मैं प्रयास करूंगा भेज करके PDF सॉल्व कराया जाए ताकि टाइम बच जाए। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन बैक्टीरियल जीनोम। तो देखिए इसमें क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला है वो जो हमने अभी पहले यूज किया था, अगर आप वो लंबा सा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ये फार्मूला यूज करिए ना, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। क्या, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ। अब देखिए अगर एटम दिया होगा तो नंबर ऑफ एटम लिखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखिए, DNA लिखा तो नंबर ऑफ DNA लिखिए, ठीक है ना। अपने इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा DNA अपान क्या हो जाएगा एवोगैड्रो नंबर अपान Na, मतलब एवोगैड्रो नंबर होता है। तो अब देखिए आपको ये फार्मूला याद रहे और इसको जनरलाइज करके क्या लिखेंगे हम लोग, नंबर अपान एवोगैड्रो नंबर, नंबर अपान एवोगैड्रो नंबर। अब नंबर किसका रहेगा, जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, एटम पूछा जाएगा, एटम की बात की गई होगी तो नंबर ऑफ एटम अपान एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपान एवोगैड्रो नंबर, आयन दिया नंबर ऑफ आयन अपान एवोगैड्रो नंबर, DNA दिया तो नंबर ऑफ DNA अपान एवोगैड्रो नंबर, यही करना है, बड़ा आसान सा है। अब देखिए यार बात क्या है कि अब इसमें क्या है, क्या कहा गया है कि 1 DNA, ध्यान दीजिए, यानी बैक्टीरियल सेल हैज 1, ये बात मार्क करनी है, बैक्टीरियल सेल हैज 1 DNA, 1 सर्कुलर DNA कंटेनिंग 10 to the power -9 बेस पेयर, यानी 1 DNA दिया, ध्यान दिए 1 DNA दिया है, बैक्टीरियल सेल हैज 1 सर्कुलर DNA कंटेनिंग 10 to the power -9 बेस पेयर, यानी 1 DNA है। तो नंबर ऑफ जो DNA कितना है, 1 है हमारा, तो उसको वैल्यू को पुट तो कर देना है, खाली मतलब उसी के क्वेश्चन के लैंग्वेज में ही सारा डाटा छिपा हुआ है। बस हमको ये फार्मूला पहले से पता रहता कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ DNA इक्वल टू होता है क्या, नंबर ऑफ DNA अपान एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। हमें क्या करना है, देखो कहने की बात क्या है, इस C सेक्शन के 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है यार, प्राइमरी क्लास का क्वेश्चन है भाई, खाली बस इतनी सी बात अगर हम कहा रहता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ DNA, और खाली ये DNA पे ही लागू नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, ये DNA पे लागू नहीं होगा, ये हर एटम पे, हर कंपाउंड पे, हर मॉलिक्यूल पे, हर आयन पे लागू हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ DNA लिखा है तो मैं DNA का नंबर लिखूंगा, सुक्रोज का नंबर अगर नंबर ऑफ मोल पूछेगा तो मैं नंबर ऑफ सुक्रोज लिखूंगा, ठीक है ना। मैं नंबर ऑफ हमसे पूछेगा कुछ और पूछेगा, किसी और ने हम करें CO2 मॉलिक्यूल पूछेगा तो मैं नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल लिखूंगा, नंबर ऑफ ग्लूकोज पूछेगा मैं यहाँ पे ग्लूकोज लिखूंगा, मतलब जिसका भी नंबर ऑफ मोल पूछेगा उसके मॉलिक्यूल की संख्या अपान एवोगैड्रो नंबर, ध्यान दीजिएगा, है ना। मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाथी पूछ रहा है तो मैं क्या होगा, हाथियों की संख्या बटा एवोगैड्रो नंबर, ये बात होगी ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ह्यूमन पूछेगा तो ह्यूमन की संख्या अपान एवोगैड्रो नंबर,
मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के आगे कुछ भी हो सकता है। दुनिया का कोई एटम, कोई मॉलिक्यूल, कोई कंपाउंड, कुछ भी लिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो यहाँ पर पूछा जाएगा उसी का नंबर यहाँ लिख देना है। अपने क्वेश्चन जो डीएनए की बात पूछ रहा है तो मैं नंबर ऑफ डीएनए डीएनए लिख रहा हूँ यहाँ पर। नंबर ऑफ डीएनए अपान एन ए क्या है जान लीजिएगा। सोडियम मत समझिएगा, ये होता है एवोगैड्रो नंबर, कैपिटल एन, और बेस पे लिखा होता है कैपिटल ए, वो कहते एवोगैड्रो नंबर होता है। डाउट तो भी लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। तो इतनी सी बात हमको याद रखनी है। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। और एक बात ध्यान दीजिए, ये चाहे 2015 का क्वेश्चन हो चाहे 2023 का क्वेश्चन हो, कहीं का लेके साल करिए, हर जगह फार्मूला आपका यही लगेगा। अपने दिमाग में बात मत आप बैठाइएगा कि ये 2015 का बड़ा इजी होगा और अब तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपके बायोकेमिस्ट्री पे जो न्यूमेरिकल का सेक्शन है उन पे उनके स्टैंडर्ड की बात किया जाए तो उनका स्टैंडर्ड हमारे हिसाब से तो घटा है, बड़ा बड़ा नहीं है, घटा है। पिछले सेक्शन में आप देखेंगे उसमें न्यूमेरिकल्स थोड़े से और डिफिकल्ट, आप तो बड़े आसान क्वेश्चन आते हैं, कुछ है नहीं, बहुत आसान रहता है। तो इसमें घबराने कोई बात नहीं है, किसी साल का पेपर मिल जाए आपको लेके सालों करिए। इतनी सी बात, एक लाइन समझना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब आगे जो पूछा गया हो, ग्लूकोज पूछा है कि सुक्रोज पूछा है कि डीएनए पूछा है कि बैक्टीरिया पूछा गया कि एलिफेंट पूछा गया कि ह्यूमन पूछा गया, नो मैटर व्हाट एवर इट मैटर, कुछ भी हो जाए, तो उसी का जो पूछा गया उसकी संख्या अपान एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो जो दिया है वही लिखना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो जो हम जानते हैं वो लिखेंगे। वो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये लिखेंगे हम, ठीक ना। सॉल्व कर लीजिए। तो इसका हमने क्या कहा, हमने क्वेश्चन पढ़ के सुनाया आपको, लिखा मैंने नहीं भाई, टाइम नहीं होता लिखने के लिए। तो वहां पे लिखा है एक डीएनए, यानी बैक्टीरियल सेल में एक सर्कुलर डीएनए होता है, एक डीएनए, खाली एक। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डीएनए कितना हो जाएगा 1, और अपान एवोगैड्रो नंबर उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वहां लिखा है 6 इंटू 10⁻23। ये Na की वैल्यू उस क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ना दिया होता ये वैल्यू तो हम क्या लिखते, हम लिखते 6.022 इंटू 10⁻23 लिखते हम, है ना, लेकिन क्वेश्चन दिया है वैल्यू हो जाएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा ध्यान दीजिए, हमारा हो जाएगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा 1/6 इंटू है, जाकर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 10⁻⁻23, आंसर निकल गया, ये हो गया। तो अब देखिए क्या करना है, अब मुझे कॉन्सेप्ट की बात करनी थी, इतनी सी बात मुझे कहना है आपसे कि अगर नंबर दिया हुआ है तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम को हम 1 मोल ऑफ एटम कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को हम 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ कंपाउंड को हम क्या कहते हैं 1 मोल ऑफ कंपाउंड कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर ऑफ बैक्टीरिया को हम 1 मोल ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। ये बात आप याद रखिए बात सब लोग। और जब मास इन ग्राम की बात करेगा तब फट से अपना थोड़ा सा कौन से बदल दीजिएगा, वहां क्या समझेंगे, एटम होगा तो एटॉमिक मास के बराबर ग्राम में मास को हम 1 मोल कहते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल होगा तो तब हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास के बराबर ग्राम में मास को हम 1 मोल कहते हैं। इतनी सी बात याद रखनी है। और यहाँ फार्मूला याद कर लीजिए, क्या, अगर किसी का नंबर में बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, उसका नंबर उसकी संख्या अपान एवोगैड्रो नंबर। इसी को थोड़ा सालो कर लेना है हमको। ऐसे ही मान लीजिए अगर ग्राम में कोई सब्सटेंस है तब क्या करेंगे, मान लीजिए मास दिया हो तब क्या करेंगे, तब वहां पर हो जाएगा अमाउंट इन ग्राम अपान एवोगैड्रो नंबर हो जाएगा। तो अगर नंबर में होगा तो नंबर अपान एवोगैड्रो नंबर, और मास में होगा तब मास इन ग्राम अपान एवोगैड्रो नंबर। कितना आसान सा है। अब देखिए, अगर आप ये बात मेरी समझ गए हो तो आप जल्दी से बता दीजिए कि अगर मैं आपसे पूछ दूं, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन में लिख नहीं रहा हूं, खाली मैं पढ़ रहा हूं, सुन लीजिएगा। हम प्रयास से आगे पीडीएफ को दे दिया जाएगा, पीडीएफ, और वहां क्वेश्चन कराया जाएगा। देखिए कहा जा रहा है यहाँ पर एक सोल्यूशन में अब कह दिया जाए कि यहाँ पे एक बैक्टीरियल सेल है ना, एक बैक्टीरियल सेल एक सोल्यूशन में यहाँ पर है, ये इसके अंदर यहाँ पे एक सर्कुलर डीएनए है, ठीक। क्वेश्चन देख कॉम्प्लेक्स हो रहा है। इसमें मैंने क्या कहा, एक सोल्यूशन में एक सिंगल बैक्टीरियल सेल है, उसमें एक सर्कुलर डीएनए है। ये बैक्टीरिया सेल जो है वो हर 2 मिनट पे डिवाइड करती है, ईच 2 मिनट, यानी हर 2 मिनट पे वो डिवाइड करती है।
ठीक, तो अब पूछा जा रहा है कि आफ्टर 32 मिनट्स, ध्यान दिया पूछा क्या है, आफ्टर 32 मिनट के बाद हाउ मेनी मोल्स ऑफ डीएनए आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, हाउ मेनी मोल्स of DNA are present in the solution, अब क्वेश्चन में देखिए, आप जानते हैं जैसे इन जो करंट ईयर्स में सीएसआर ने थोड़ा ट्रेंड अपना बदला है। इन्होंने क्या किया है, पेपर देखेगा आप लोग, अब ये क्या करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, मतलब कई जो टॉपिक्स हैं उनको मिला मिला क्वेश्चन बनाने लग गए हैं, ठीक है ना। तब देखिए, अब यहाँ पे खाली नंबर वाला फार्मूला से काम नहीं चलेगा, पहले क्या करना पड़ेगा, पहले आपको नंबर फाइंड करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल हो गया, अभी पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वहां साफ साफ लिखा था क्या, अ बैक्टीरियल सेल हैज वन सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल कंटेनिंग 10 to the power 9 बेसेस या बेस पेयर, वहां साफ साफ लिखा था 1 डीएनए मॉलिक्यूल होता है, वहां आसान था, 1 बटा आपने कर दिया अगर नंबर। अब यहां क्या कह दिया, कह रहे हैं कि एक बैक्टीरियल सेल, एक सोल्यूशन में एक बैक्टीरियल सेल है, वो बैक्टीरिया सेल हर 2 मिनट पे डिवाइड करती है, तो पूछ रहे हैं कि 32 मिनट के बाद, ध्यान दीजिए अब यहां पे क्वेश्चन टेक्निकल हो गया, अब 32 मिनट के बाद पूछ रहे हैं कि उसमें कितने मोल्स ऑफ डीएनए होंगे, ठीक है ना। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो नंबर ऑफ डीएनए निकालिए ना पहले, भाई फार्मूले में क्या चाहिए, तो आप देखिए जैसा मान लीजिए क्वेश्चन हमारे सामने है, ठीक, तब अब हमको क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको दिमाग में क्या आना चाहिए कि यार नंबर ऑफ, मतलब नंबर ऑफ मोल के लिए हम क्या फार्मूला पढ़े हैं, तो तुरंत आप दिमाग में आना चाहिए कि जो नंबर ऑफ मोल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डीएनए चाहे कुछ भी हो करें, तो हमारा क्या हो जाता है, नंबर ऑफ दैट स्ट्रक्चर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये हम जानते हैं। तो एवोगाड्रो नंबर तो भाई हमको मालूम है, क्वेश्चन दिया भी रहता है। अब ये नंबर हमको चाहिए, अब ये नंबर हमको इसके पहले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया था, एक लिखा था, यहां नहीं लिखा है, यहां पहले हमको नंबर निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, एक बात समझिए ऐसा, इसके लिए एक फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल, नंबर ऑफ जो बैक्टीरियल सेल या कोई सेल हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया लिख दिया, बैक्टीरियल सेल इक्वल टू होता है 2 की पावर n। यहां पर एक और फार्मूला हमको 2 की पावर n चाहिए। अब n क्या है ध्यान दीजिएगा, तब ध्यान दीजिए यहां पर, अब यहां पर याद बताइए कि 2 पर कितना पावर हम लगाएं कि 32 हो जाए, 2 पर कितना पावर हम लगाएं कि हमारा ये 32 हो जाए, यानी कि 2 को 2 से कितनी बार गुणा करें कि ये 32 हो जाए, ठीक। अच्छा मान लिया आप ये भी नहीं करना चाहते, उंगली जोड़ लीजिए ना, उंगली जोड़िए कि 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। देखिए अगर आपको ये फार्मूला यूज करने आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है कि 2 पर हम कितना पावर लगाएं कि 32 हो जाए, या इसको भी सिंप्लीफाई करने का तरीका है, कैसे करेंगे, अब 2 को 2 से गुणा करना शुरू करिए, देखिए कई बार गुणा करने पर 32 आ रहा है, तो थोड़ा देखिए करके हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर कितना, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32 हो गया, है ना। यानी 2 की पावर कितना लगेगा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5। वैसे जब प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तो ये सारी बातें बस मुंहबानी हो जाया करेंगी। हम तो ये बात मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए हमको कुछ नहीं आता है तो हमको क्या क्या करना पड़ सकता है, तो हम सिंपली करेंगे भाई कि अब देखिए करना क्या है कि 32 मिनट के बाद कितने डीएनए होंगे, हमको डीएनए का नंबर भी नहीं दिया है, पहले क्वेश्चन में नंबर दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया हुआ नंबर, हमको नंबर निकालना पड़ेगा, वो नंबर कहां से आएगा, तो हमारे पास ध्यान देना है कि हमारे पास एक बैक्टीरिया है, हर दूसरे मिनट वो डबल होती है, और कितना बार 32 मिनट के बाद पूछ रहा है, तो 32 मिनट के बाद कितनी बैक्टीरिया होंगी, तो अगर मान लीजिए अभी एक बैक्टीरिया है, हर 2 मिनट पे डिवाइड करती है डबल होती है, तो 32 मिनट बाद कितनी बैक्टीरिया होंगी, तो जितनी होंगी बैक्टीरिया उतनी हो जाएंगे हमारे डीएनए हो जाएंगे, नंबर निकल जाएगा, ठीक। क्या तो इस फार्मूले से पता कर लिए 2 की पावर 5, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर n मतलब क्या करेंगे 2 की पावर 5,
ऐसा कर लिया जाएगा। अच्छा, मान लीजिए वो भी नहीं करना है तो आप अपने मन से कर लीजिए जरा सा कि 32 मिनट में बैक्टीरिया कितनी बार डबल होगी। भाई 2 मिनट में एक बार डबल हो रही है तो 32 मिनट कई बार डबल होगी? देखिए ऐसा खुद सोचिए ना, 2 मिनट में डबल हो रही है एक बार, तो 32 मिनट में कई बार डबल होगी ये आप सोच सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना कि 2 मिनट में एक बार, तो 32 मिनट में कई बार डबल होगी? या तो इसे आप करके निकालिए यहां पर, तभी आपका बात बन जाएगा यहां पर, ठीक है ना। तो आप सिंपली क्या कर लीजिए यहां पर कि 2 की पावर यहां पे क्या कर देंगे 5 लगा दीजिए, 2 की पावर 5 बार लगा दीजिए, तो फिर आपका यहां से निकल जाएगा। ठीक, अब वो जो नंबर आएगा, अब ये जो नंबर आएगा, सॉल्व करिए, नंबर आएगा, अब इस नंबर को यहां पर पुट करना पड़ेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए यहां पर, अब इसको इसमें आपको रखना पड़ेगा, तो फिर ये नंबर आपको मिलेगा। मतलब ये हुआ, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरडिसिप्लिनरी हो गया। हमको पहले क्वेश्चन में क्या था, जो हमने कहा 2015 का जो क्वेश्चन था, उसमें डायरेक्ट नंबर लिखा हुआ था कि एक बैक्टीरियल सेल में एक डीएनए है, एक सर्कुलर डीएनए होता है जिसमें 10 टू द पावर 9 बेस पेयर होते हैं। अब बैक्टीरिया के जीनोम में कितने मोल्स होते हैं वहां सब दिया था। यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने और लंबा कर दिया। अब ये कह रहा है कि एक सोल्यूशन में एक बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में हर 2 मिनट के बाद डिवीजन होता है, तो 32 मिनट के बाद उस सोल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ डीएनए होंगे, 32 मिनट बाद पूछ रहा है। यानी 32 मिनट के बाद इस सोल्यूशन में कितनी बैक्टीरिया होंगी पहले ये पता करिए, ठीक है ना। 32 मिनट के बाद कितनी बैक्टीरिया होंगी पता करिए, जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होगा वही आपका हो जाएगा नंबर ऑफ यहां पर डीएनए हो जाएगा, और अपान आपका निकल जाएगा एवोगाड्रो नंबर। तो अब देखिए ऐसा कि 2015 से लेके इन वर्षों में क्या क्या ट्रेंड चेंज हुआ है। यही ट्रेंड चेंज हुआ है कि अगर आपको इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अगर आपके पास है, और खाली न्यूमेरिकल में ही नहीं, थ्योरी में भी खूब पूछा जाता है, आप देख रहे हैं, पता चला कि उसी में फिजियोलॉजी का भी एक सेक्शन घुसा हुआ है, उसी में घुसा हुआ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी, उसी में घुसा हुआ आपका बायोकेमिस्ट्री का भी, मतलब कई सेक्शन क्वेश्चन आपस में मिला के आजकल न्यूमेरिकल्स या थ्योरी वाले क्वेश्चन ही बनाए जा रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग ना। तो थोड़ा सा इस तरह की बात आपको करनी पड़ेगी अब, यानी पहले आपको नंबर ऑफ डीएनए निकालना पड़ेगा और तब उस नंबर ऑफ डीएनए को डिवाइड करना पड़ेगा एवोगाड्रो नंबर से, तब जाके आपको नंबर मिलेगा, तब आप इसको आसानी से कर पाएंगे। कुछ नहीं करने आता है तो आप याद करिए कि 2 मिनट के बाद कितना हो जाएगा भाई, 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मान लीजिए हमको ये सब कुछ फार्मूले नहीं मालूम है, तब हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध एकदम बिल्कुल एकदम से ABCD अल्फाबेटरियन की तरह अगर हमें, तब भी हम कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे हम कि 2 मिनट के बाद कितना हो जाएगा, एक का हमारे पास 2 बैक्टीरिया, मान लीजिए 2 लिख दें, 2 बैक्टीरिया हो गई। फिर 4 मिनट के बाद कितना हो जाएगा हमारा 2 का यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगले 8वें मिनट पे कितना हमारा हो जाएगा, 4 का यहाँ पर 8 होता चला जाएगा। देख रहे हैं अपना, हर दूसरे मिनट पे बैक्टीरिया हमारी डबल हो रही है, यानी कि 2 मिनट के बाद 1 का 2, ठीक। अगले 2 मिनट यानी 4 मिनट के बाद कितना हो जाएगा हमारा, 2 का 4, 6 मिनट के बाद 4 का 8, 8 मिनट के बाद 8 का 16, ऐसे कर लीजिएगा। ऐसे करते करते आपको नंबर मिल जाएगा और उस नंबर का अपान एवोगाड्रो नंबर कर दीजिएगा, आपका आंसर इसका मिल जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से थोड़े से इंटरडिसिप्लिनरी प्रैक्टिसेस यहाँ पे करनी पड़ती हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि हम CSIR लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं, हम केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट नहीं फाइंड कर रहे हैं। ध्यान दीजिए मेरी बात का, अगर यही मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री का होता तो इस तरह की बात कभी नहीं पूछा है, तो वहां डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 2.3 ग्राम्स ऑफ सोडियम या 6.3 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज, वहां ऐसा पूछा जाता। लेकिन चूंकि हम लाइफ साइंस वाले हैं तो इसलिए हमारे क्वेश्चन थोड़े से यहाँ पर इससे उलझे हुए हैं, और उलझा हुआ क्वेश्चन भी बस यही है, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन पूछा गया डीएनए से कि अभी सोल्यूशन में इतनी बैक्टीरिया है तो 32 मिनट के बाद कितना मोल्स ऑफ डीएनए होगा, तो सिंपली निकालिए 32 मिनट के बाद कितनी यहाँ पे बैक्टीरिया हो जाएंगी, जितनी हो जाएंगी बैक्टीरिया उतना हो जाएगा आपका नंबर ऑफ डीएनए। आप आन क्या कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से भाग दे दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा वहां पर। तो थोड़ा सा इंटरडिसिप्लिनरी में यही हुआ है और दूसरा कुछ नहीं हुआ है, और वो भी इसलिए क्योंकि ये बायोलॉजिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, तो हमको यहाँ पर ये बातें पता होनी चाहिए। बाकी अगर डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नंबर आप दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है ना। ऐसे एक और क्वेश्चन मैं सिंपल सा कर लूं, इसमें आप क्या करें,
मैं खाली आपसे एक बात पूछ लूँ, अगर आपसे खाली एक बात आपको ले जाए कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ डीएनए आर, हाउ मेनी moles of nitrogenous bases are present in one coil of bDNA। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस आर प्रेजेंट इन कितना? वन कॉइल, वन कंप्लीट कॉइल ऑफ बीडीएनए। हो गया क्वेश्चन आपका? देखिए भाई, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे अपने एग्जाम हॉल में, तभी आप कॉन्फिडेंट होंगे कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। और अधिकांश टाइम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट कर दिया गया है। अब बताइए इसमें करना है क्या आपको? यही नहीं पूछा गया हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेज, यानी कि हमको नाइट्रोजनस बेस का मोल बताना है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसेज बताना है, और कितने में? इन वन कंप्लीट कॉइल ऑफ बीडीएनए। तो ये क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद क्या करेंगे? हमने बताया साहब आपको कि प्रोसेस क्या होता है। पहले आप फार्मूला लिखिए, तो हम फार्मूला जानते हैं क्या कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना होता है? नंबर अपान एवोगैड्रो नंबर, ये हम जानते हैं। फार्मूला लिख लिया, तब हमें नंबर कहां से ले आए? ठीक, तो अगर हम डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़े हैं और हमको मालूम है कि बी डीएनए के एक कॉइल में कितने बेस होते हैं, तो जितने बेस होते हैं वो इसका नंबर यहां पर पुट कर दीजिएगा। और ये सारी बातें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, अशोक सर ने सब आपको पढ़ा दिया है, और ये सारी बात आप लोग 12th क्लास 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं भाई, कि डीएनए के कॉइल में कितने बेस होते हैं। सबको मालूम है ना? कितने होते हैं? 10 पेयर होते हैं, यानी 20 होते हैं। 20, तो कितना हमारा आंसर हो जाएगा? अब देखो भाई, उनके लिए हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है जिनको ये ना पता हो कि डीएनए के एक कंप्लीट कॉइल में कितने बेस होते हैं। जिनको ये नहीं मालूम है उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि नंबर जो है, ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में नंबर डायरेक्ट लिख के आ, जैसे हमने आते जो क्वेश्चन कराया था, जो 2015 का शायद क्वेश्चन था, उसमें डायरेक्ट वहां पे क्या लिखा है? डायरेक्ट वहां पे नंबर ऑफ डीएनए लिखा हुआ है, 1 लिखा था। लेकिन इन वर्षों में यहाँ पे क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहां पे डायरेक्ट नहीं, थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया गया है। और घुमाओ कोई बहुत ज्यादा ट्विस्टेड थोड़े ना है भाई। यहाँ क्या पूछ लिया? ये खाली कर दिया कि एक कंप्लीट कॉइल में, तो एक कंप्लीट कॉइल का मतलब क्या? 1/, एवोगैड्रो नंबर आप कर देंगे? नहीं भाई, क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस पूछ रहा है भाई। हमसे कॉइल थोड़े नहीं पूछ रहा है, हमसे नाइट्रोजनस बेस पूछ रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा कि एक कॉइल में नंबर ऑफ नाइट्रोजनस बेस पता करना पड़ेगा, और ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। और वो कितना होता है? आप जानते हैं कि 20 होता है एक कॉइल में, 3 होता है। तो क्या हो जाएगा? 20 अपान कितना हो जाएगा अपना? 6 इंटू 10⁻23। अगर एन की वैल्यू दी गई है तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि मोल कॉन्सेप्ट को लेके कोई क्वेश्चन आपका अब गलत नहीं होना चाहिए। अब आपको जितने क्वेश्चंस मिल जाएं, चाहे आपके किसी क्वेश्चन बैंक में मिल जाएं, चाहे PYQ मिल जाए, आप लेके जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। हम भी क्वेश्चन कलेक्ट करके आपको सॉल्व करवा देंगे इस पर। हालांकि क्वेश्चन बचा उचा नहीं, सब कुछ हो गया है। अगले दिन हम लोग अगले नए न्यूमेरिकल टॉपिक पे बात शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कल इसका लगवाते हैं।